क्या एक ब्रांड जो मतलब सिर्फ एक राज्य, सिर्फ एक स्टेट तक सीमित है, हाँ, क्या वो देश के सबसे बड़े पैन इंडिया ज्वेलरी जायंट्स को प्रॉफिट मार्जिन्स और कैश फ्लो में हरा सकता है? मतलब अक्सर हमें लगता है कि रीजनल होना एक कमजोरी है। सही बात है। आमतौर पर लोग यही सोचते हैं। हाँ, मतलब एक सीमित दायरे में काम करने का तो यही मतलब हुआ ना कि आप कभी कॉर्पोरेट स्केल हासिल नहीं कर सकते। हाँ। पर आज हमारे पास जो आंकड़े हैं वो बता रहे हैं कि जब इस सीमित दायरे को एक ढाल और हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता है तो नतीजे किसी बड़े चमत्कार से कम नहीं होते। बिल्कुल। देखिए, एक रीजनल प्लेयर अपने इलाके की नस, वहाँ की कल्चर और डिमांड को जितनी गहराई से समझता है, वो समझ किसी नेशनल प्लेयर के लिए हासिल करना बहुत मुश्किल होता है। और जब इस गहरी समझ को एक गहरी फाइनेंशियल डिसिप्लिन के साथ जोड़ दिया जाए तो खेल बदल जाता है। एग्जैक्टली, तो एक रीजनल कंपनी मार्केट के सारे नियमों को चुनौती दे सकती है। ठीक है, आइए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। आज की इस विस्तृत चर्चा में हम भारत के आभूषण यानी ज्वेलरी बाजार के एक ऐसे ही खिलाड़ी का विश्लेषण करने जा रहे हैं। हमारी आज की चर्चा थंगामाइल ज्वेलरी लिमिटेड पर केंद्रित है। और इस चर्चा के लिए हमने कुछ खास स्रोत इस्तेमाल किए हैं, जैसे कि उनकी 2019-20 से लेकर FY 25-26 तक की एनुअल रिपोर्ट्स। राइट, साथ ही मार्केट एनालिसिस और अलग-अलग स्टॉक मार्केट यूट्यूब ब्रेकडाउन्स को भी हमने बेस बनाया है। इस विस्तृत चर्चा का मुख्य लक्ष्य यानी मिशन ये समझना है कि कैसे इस कंपनी ने अपने क्षेत्रीय वर्चस्व और बहुत ही अनुशासित कैपिटल एलोकेशन के दम पर अपने रेवेन्यू में 73% और प्रॉफिट में 196% का उछाल लाया। अच्छा, ये प्रॉफिट ग्रोथ सच में माइंड ब्लोइंग है। मैं तो आंकड़े देखकर हैरान रह गई थी। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये सिर्फ एक कंपनी की सफलता की कहानी नहीं है, ये पूरे ऑर्गेनाइज्ड ज्वेलरी सेक्टर में आ रहे एक बहुत बड़े बदलाव की कहानी है। हाँ, और थंगामेल के इस विशाल आंकड़ों को समझने के लिए मुझे लगता है पहले उस मैदान के नए नियम समझने होंगे जहाँ ये सब हो रहा है। सही कहा। तो सबसे पहले मार्केट के साइज की बात करते हैं। भारतीय ज्वेलरी मार्केट का आकार अभी लगभग 7.31 लाख करोड़ रुपए का है। वेट, 7.31 लाख करोड़, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, और अनुमान यह है कि 2030 तक ये बढ़कर 11.18 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा, यानी लगभग 11% का CAGR। पर सबसे बड़ा बदलाव जहाँ तक मैंने देखा है इस मार्केट के साइज में नहीं बल्कि इसके स्ट्रक्चर में आ रहा है ना? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। पिछले 7-8 सालों में एक जबरदस्त शिफ्ट देखने को मिला है। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, यानी जो छोटे या पारिवारिक सुनान होते हैं गली मोहल्ले में, हाँ, जिनके पास हमारी मम्मी दादी हमेशा जाया करती थी, वही उनका मार्केट शेयर तेजी से गिर रहा है। वही ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का शेयर जो पहले सिर्फ 26-27% हुआ करता था, वो बढ़कर अब 40% तक आ गया है। अच्छा, मतलब 40% मार्केट आप बड़े ब्रांड्स के पास है। इस स्ट्रक्चरल शिफ्ट के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? इसके पीछे कुछ ठोस कारण है। देखिए, सरकार ने हॉल मार्किंग को अनिवार्य कर दिया है। राइट, हॉल मार्किंग। हाँ, उससे फ्रॉड कम हो गया होगा। एग्जैक्टली। जिससे गहनों की शुद्धता पर अब छोटे सुनार ग्राहक को गुमराह नहीं कर सकते। फिर ग्राहक का नजरिया भी तो बदला है ना, उन्हें ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग चाहिए। हाँ, लोग अब जानना चाहते हैं कि गोल्ड की असली वैल्यू क्या है और मेकिंग चार्जेस कितने लगाए जा रहे हैं, सब क्लियर चाहिए बिल पर। और इसके अलावा बेहतर एक्सचेंज पॉलिसीज एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ग्राहक ये तय करना चाहता है कि अगर वो 10 साल बाद गहना वापस लाया तो उसकी पूरी और सही कीमत मिलेगी या नहीं। ये ट्रस्ट फैक्टर अब सिर्फ ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स ही दे पा रहे हैं। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक वक्त पर लोग किराने की दुकान छोड़कर सुपरमार्केट जाना पसंद करने लगे थे। हाँ, बेस्ट एग्जाम्पल है। क्योंकि सुपरमार्केट में बिल पक्का मिलता है, क्वालिटी की गारंटी होती है और एक विश्वास होता है कि वजन में धोखा नहीं होगा। पर एक बात सोचने वाली है। क्या? जब मार्केट में टाइटन, जिसे हम तनिष्क के नाम से जानते हैं, और कल्याण जैसे दिग्गज पहले से मौजूद है, मेरा मतलब है इनकी सेल्स ग्रोथ भी तो शानदार है ना। टाइटन 45% और कल्याण 43% की ग्रोथ रिपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, आंकड़े तो यही बता रहे हैं। तो मेरा सवाल ये है कि इस भीड़ में इन नेशनल दिग्गजों के होते हुए किसी नए या छोटे प्लेयर के लिए आखिर जगह कैसे बन सकती है? ये बहुत लॉजिकल डाउट है। आमतौर पर किसी भी इंडस्ट्री में यही लगता है कि बड़े प्लेयर्स छोटे प्लेयर्स को निगल जाएंगे, लेकिन डेटा कुछ और ही दिखाता है। क्या दिखाता है डेटा? डेटा बताता है कि ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स एक दूसरे का मार्केट शेयर नहीं खा रहे हैं।
टाइटन, कल्याण या थंगामाइल, ये सभी उस बचे हुए 60% अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट का हिस्सा अपने पास खींच रहे हैं जो पहले सुनारो के पास था। अच्छा, तो मतलब अभी भी मार्केट इतना बड़ा है कि उन्हें आपस में लड़ने की जरूरत ही नहीं है? बिल्कुल, क्योंकि अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट अभी भी इतना विशाल है, इसलिए अगर कोई कंपनी अपनी स्ट्रैटेजी सही रखती है तो उसके बढ़ने के लिए जगह सबके लिए मौजूद है। और इसी जगह को घेरने के लिए थंगामाइल ने एक बहुत ही अलग रास्ता चुना। मैंने इनके रिपोर्ट में नोटिस किया कि जहां बाकी ब्रांड्स हर स्टेट में अपना झंडा गाड़ने की होड़ में लगे हैं, इन्होंने फ्रैंचाइज खोलने की जगह सिर्फ तमिलनाडु पर अपना ध्यान केंद्रित रखा। सही बात है, सिर्फ एक स्टेट पर फोकस। हाँ, अगर हम FY 25-26 के आंकड़ों पर नजर डालें तो उनके पास कुल 76 स्टोर्स हैं, जिसमें से 10 बिल्कुल नए शामिल हुए हैं। और हैरानी की बात यह है कि ये सभी तमिलनाडु के अंदर ही हैं। इन्होंने बाहर कदम ही नहीं रखा। और तमिलनाडु को चुनने का कारण वहाँ की कल्चर और कंजम्पशन पैटर्न में छिपा है। आपको पता होगा, शादियों और त्योहारों पर सोने की डिमांड वहाँ देश में सबसे ज्यादा होती है। ओह हाँ, साउथ इंडियन वेडिंग्स में तो गोल्ड का अलग ही क्रेज होता है। बिल्कुल, गोल्ड वहाँ एक परंपरा भी है और साथ ही इन्वेस्टमेंट भी। थंगामाइल ने इस कॉन्सेंट्रेटेड डिमांड को बहुत अच्छे से समझा, पर इससे भी बड़ी बात उनका एक्सपेंशन का तरीका है। कैसा तरीका? इनका मॉडल कल्याण या सेंको जैसा फ्रैंचाइज लेड नहीं है। ये अपने स्टोर्स खुद ओन करते हैं। इसे बिजनेस की भाषा में ओन्ड मॉडल कहा जाता है। यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। एक तरफ हम देखते हैं कि कंपनीज फ्रैंचाइज मॉडल इसलिए अपनाती हैं ताकि उन्हें अपनी जेब से जमीन और दुकान का पैसा ना देना पड़े और एक्सपेंशन तेजी से हो सके। हाँ, एसेट लाइट मॉडल कहते हैं उसको। राइट, तो अपने खुद के स्टोर्स खोलना, जगह खरीदना, इन्वेंट्री भरना, ये सब तो बहुत ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव है। एक तरफ एक्सपेंशन सारा कैपिटल खा जाता है, दूसरी तरफ थंगामाइल खुद स्टोर्स खोल रहा है। ये विरोधाभास क्यों है? मतलब उन्हें इस हैवी कैपिटल मॉडल से फायदा कैसे हो रहा है? यहाँ जो सबसे हैरात अंगेज बात है वो ये है कि ओन्ड स्टोर शुरुआती दौर में बहुत धीमे होते हैं, उनमें पैसा भी काफी फंसा रहता है। ये सच है। तो फिर फायदा क्या हुआ? फायदा लॉन्ग टर्म में होता है। जैसे ही दुकान थोड़ी पुरानी होती है और रेगुलर ग्राहक आने लगते हैं, इनके मार्जिन्स बहुत बेहतर हो जाते हैं। देखिए, फ्रेंचाइज मॉडल में आपको अपने मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा फ्रेंचाइज ओनर के साथ बांटना पड़ता है। अच्छा, रॉयल्टी वगैरह देनी पड़ती है। एग्जैक्टली, पर थंगामाइल को किसी से प्रॉफिट शेयर नहीं करना। इसी वजह से इनका ROCA यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड लगभग 25.5% है। ये इनके पीयर ग्रुप में सबसे ज्यादा है। इनका जो रेवेन्यू पर स्टोर है वो बाकी नेशनल प्लेयर से कहीं ज्यादा निकल कर आता है। और इसका सीधा असर कैश फ्लो पर भी पड़ता होगा। मैंने सेंको या PNG जैसे ब्रांड्स की बैलेंस शीट देखी थी, तो उनका कैश फ्लो अक्सर नेगेटिव दिखता है। हाँ, क्योंकि वो अपना सारा पैसा तेजी से नई दुकानें खोलने और वहाँ इन्वेंट्री भरने में यानी वर्किंग कैपिटल में फंसा देते हैं। वही, जबकि थंगामाइल का ऑपरेटिंग कैश फ्लो कन्वर्जन 0.9 है। मतलब इस आंकड़े का सीधा अर्थ यह है कि अगर कंपनी पेपर पर 100 रुपए का प्रॉफिट दिखा रही है, तो उसमें से 90 रुपए असली कैश के रूप में उनके बैंक अकाउंट में आ रहे हैं, इन्वेंट्री में फंस नहीं रहे। ये तो किसी भी रिटेल बिजनेस के लिए एक बहुत स्वस्थ स्थिति है। बहुत स्वस्थ स्थिति है, और इसी धैर्य और क्षेत्रीय फोकस का नतीजा FY 25-26 के फाइनेंशियल रिजल्ट्स में किसी धमाके की तरह सामने आया है। आपको FY 26 के आंकड़े पता हैं? हाँ बिल्कुल, FY 25-26 में इनका रेवेन्यू 8,49,933 लाख यानी 8,49,933 लाख हो गया। ये पिछले साल के मुकाबले सीधा 73% का उछाल है। 73% रेवेन्यू ग्रोथ एक रिटेल प्लेयर के लिए बहुत बड़ी बात है। वही ना, एक साल में रेवेन्यू का लगभग दोगुना हो जाना कोई छोटी बात नहीं है। रेवेन्यू बढ़ना तो एक बात है, पर असली कहानी हमेशा प्रॉफिट में होती है। इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी PAT 11,871 लाख से बढ़कर सीधा 35,165 लाख हो गया। बाप रे, ये 196% का जंप है। एक रीजनल प्लेयर के लिए नेशनल ब्रांड्स के मुकाबले इतनी तेजी से अपना बॉटम लाइन बढ़ाना उनके टाइट कॉस्ट कंट्रोल को दर्शाता है। और पता है, इस प्रॉफिट के पीछे सिर्फ सोने की बढ़ी हुई कीमत नहीं है। अक्सर गोल्ड ज्वेलरी ब्रांड्स की सेल्स तब बढ़ती हुई दिखती हैं जब मार्केट में सोने का दाम अचानक बढ़ जाता है, लेकिन यहाँ ग्रोथ फिजिकल वॉल्यूम से आई है। हाँ, फिजिकल वॉल्यूम बड़ा मैट्रिक है इसमें। FY 25 में उन्होंने 5,836 किलो सोना और 13,546 कैरेट हीरे बेचे हैं, यानी उनकी दुकानों से असली गहने सच में ज्यादा मात्रा में बाहर गए हैं।
सिर्फ पेपर पर वैल्यूएशन नहीं बढ़ी है। और इस विशाल वॉल्यूम को चलाने में इनके चेन्नई डिवीजन का बहुत बड़ा हाथ रहा है। चेन्नई ने इनका पूरा डेमोग्राफिक गेम चेंज कर दिया। आज इनके टोटल रेवेन्यू का 20% हिस्सा सिर्फ चेन्नई मेट्रो से आता है। ओह, सिर्फ एक शहर से 20%? हाँ, और इनका विश्वास इतना बढ़ गया है इस सक्सेसफुल रन से कि FY27 में उनका चेन्नई में 9 और आउटलेट्स खोलने का प्लान है। और जब मुनाफा किस स्तर पर होता है तो ऑब्वियसली शेयर होल्डर्स को भी इसका फायदा मिलता है। जैसे 18 रुपीस पर शेयर का उन्होंने डिविडेंड भी अनाउंस किया है। पर इन आंकड़ों की चमक के पीछे एक अंधेरा भी था जो हमें नहीं भूलना चाहिए। अगर हम 2019-2020 के दौरान देखें, जब कोविड के कारण इनकी दुकानें लगभग 69 दिन तक बंद थीं, 9 डेज मार्च में और बाकी अगले क्वार्टर में, तब इनका EBITDA सिर्फ 10,075 लाख था। उस वक्त तो सब कुछ थमा हुआ था मार्केट में। हाँ बिल्कुल। वहां से लेकर FY26 में 57,674 लाख का EBITDA हासिल करना, ये बिल्कुल किसी बांस यानी बैम्बू के पेड़ जैसा सफर लग रहा है मुझे। बैम्बू का पेड़ कैसे? देखिए, बांस शुरुआती सालों में ऊपर की तरफ बिल्कुल नहीं बढ़ता। वो सालों तक जमीन के नीचे अपनी जड़ें मजबूत करता रहता है। बिजनेस की भाषा में कहें तो थंगामेल ने 2019-20 की डिफिकल्टीज के दौरान अपनी बैलेंस शीट को क्लीन रखा, कैश रिजर्व्स बचाए और अपनी इन्वेंट्री मैनेजमेंट को इतना टाइट किया कि जब मार्केट दोबारा खुला तो उनके पास आगे बढ़ने के लिए पूरा कैपिटल तैयार था। एकदम सही एनालॉजी दी आपने। और इस बैम्बू एनालॉजी में ना एक और चीज जुड़ी है, उनका कस्टमर बेस का शिफ्ट होना। अच्छा, वो क्या शिफ्ट है? इनका 41.93% रेवेन्यू अब अर्बन एरियाज यानी शहरी क्षेत्रों से आ रहा है, जबकि पहले ये ब्रांड रूरल एग्री इनकम यानी खेती से आने वाली आमदनी पर काफी निर्भर रहता था। ओह, मतलब पहले गांव के आसपास ज्यादा फोकस था। हाँ, पर चेन्नई मेट्रो में विस्तार और वहां की बढ़ती हुई परचेजिंग पावर को उन्होंने बिल्कुल सही समय पे कैप्चर किया। इस शिफ्ट ने उन्हें अर्बन मिडिल क्लास तक पहुंचाया। पर जब कोई रिटेल ब्रांड खासकर ज्वेलरी मार्केट में इतनी तेजी से स्केल करता है तो एक खतरा हमेशा जहन में रहता है। सोने के दाम का खतरा। हाँ, सोने का अंतरराष्ट्रीय बाजार बहुत वॉलेटाइल होता है, दाम रातों रात गिर सकते हैं। अगर इनके स्टोर्स में हजारों किलो सोना रखा है और कल गोल्ड क्रैश हो जाए तो पूरा बिजनेस डूब सकता है ना। तो सवाल ये है कि कंपनी ने इस खतरे से बचने के लिए क्या अंदरूनी ढालें यानी हिडन शील्ड्स बनाई हैं? यही तो इनके रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी काम आती है। उन्होंने अपनी गोल्ड इन्वेंट्री पर 95 से 96% और सिल्वर पर लगभग 34% हेजिंग कर रखी है। Q3 FY26 तक के आंकड़े यही बताते हैं। हेजिंग मतलब उन्होंने फाइनेंशियल मार्केट में ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स खरीदे हुए हैं जो अगर फिजिकल गोल्ड का दाम गिरता है तो वहां से मुनाफा देकर उनके नुकसान की भरपाई कर देंगे। एग्जैक्टली, इससे बिजनेस प्रोटेक्टेड रहता है। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? मेरा मतलब है, अगर हेजिंग से नुकसान कवर होता है तो फायदा भी तो लिमिट हो जाता होगा ना। कैसे लिमिट हो जाता होगा? देखिए, अगर अचानक सोने के दाम आसमान छू लें तो हेजिंग की वजह से जो विंडफॉल गेन उन्हें अपनी दुकानों में रखे सोने पर मिलना चाहिए वो उन्हें नहीं मिलेगा। वो एक लिमिट पर आकर रुक जाएगा। पर ये सही पॉइंट है। पर यहाँ ज्वेलरी बिजनेस का एक बहुत ही फंडामेंटल रूल है। एक रिटेलर का मुख्य काम गहने डिजाइन करना और उन्हें बेचना है, सट्टेबाजी करना नहीं। राइट, स्पेकुलेशन उनका काम नहीं है। बिल्कुल। हेजिंग का लक्ष्य स्पेकुलेशन से बचना और अपने कोर रिटेल मार्जिन को सुरक्षित रखना होता है। इससे एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा होता है कि एक ब्रांड पैसे कमा कहां से रहा है। थैंगमाइल अपना प्रॉफिट ग्राहक से लिए गए मेकिंग चार्जेस और डिजाइन प्रीमियम से कमाना चाहता है, ना कि सोने के रेट डिफरेंस से। हाँ, अगर वो सोने के दाम पर जुआ खेलने लगेंगे तो वो एक रिटेल ब्रांड से ज्यादा एक ट्रेडिंग फॉर्म बन जाएंगे, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक बड़ा रेड फ्लैग होता है। और इसी रिटेल मार्जिन को बढ़ाने के लिए उन्होंने एक और चीज की है। उन्होंने अपने प्रोडक्ट मिक्स पर भी काम किया है। सिर्फ गोल्ड पर निर्भर न रहकर उन्होंने हाई मार्जिन वाले डायमंड और सिल्वर पर अपना फोकस शिफ्ट किया। डेटा क्या बताता है इस बारे में? उनके नॉन गोल्ड प्रोडक्ट्स की सेल्स में 84% का जबरदस्त उछाल देखा गया है, जो अब लगभग 69,253 लाख तक पहुंच गया है। डायमंड पर मार्जिन गोल्ड के मुकाबले काफी ज्यादा होता है, हम सब जानते हैं। हाँ, टाइम एंड मार्जिन्स बहुत स्ट्रांग होते हैं। इसलिए इस वॉल्यूम शिफ्ट का सीधा असर उनके उस 196% प्रॉफिट जंप पर पड़ा है। सोना बल्क में बिकता है, पर असली पैसा शायद डायमंड से बन रहा है। एक और बड़ा फैक्टर हाल ही में सामने आया है जिसने मार्जिन्स को पुश किया।
भारत सरकार ने 13 मई 2026 को गोल्ड और सिल्वर पर इंपोर्ट ड्यूटी को 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। अच्छा हाँ, ये बहुत बड़ी न्यूज़ थी तब। जब भी इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ती है, देश के अंदर सोने की कीमत अचानक बढ़ जाती है। इस पॉलिसी चेंज की वजह से थंगामाइल को अपनी एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री पर लगभग 60 करोड़ रुपए का गेन होने का अनुमान लगाया गया है। पर इस इंपोर्ट ड्यूटी के बढ़ने का ना ग्राहकों पर एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल असर हुआ है, जो मैंने रिपोर्ट में नोटिस किया। सोना इतना महंगा हो गया है कि लोग नया पैसा लगाने से कतरा रहे हैं, और इसका नतीजा ये हुआ है कि पुराना सोना देकर नया सोना बनवाने का यानी एक्सचेंज गोल्ड सेल्स का ट्रेंड मार्केट में तेजी से बढ़ा है। एक्सचेंज सेल्स का शेयर कितना बढ़ा है? हिस्टोरिकल आंकड़े बताते हैं कि इनकी एक्सचेंज सेल्स पहले एवरेज 25% हुआ करती थी, लेकिन अब ये बढ़कर 50 से 60% तक पहुंच गई है। आधे से ज्यादा सेल्स सिर्फ पुराने सोने से हो रही हैं। ये एक बिल्कुल नया मार्केट डायनामिक है और आगे चलकर इंडस्ट्री बदल सकता है। और देखिए, जब हम एक बिजनेस को इतने बारीक पैमाने पर माप रहे हैं, तो एक और पहलू आता है जो बहुत जरूरी है आजकल, ESG यानी एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस। हाँ, इन्वेस्टर्स आजकल इसे बहुत सीरियसली लेते हैं। FY26 की उनकी BSR रिपोर्ट पढ़ी थी मैंने। वो कहती है कि कंपनी के 100% इनपुट्स सस्टेनेबली सोर्स किए गए हैं। पूरे साल में 0 सेफ्टी इंसिडेंट्स रिपोर्ट हुए हैं। 0 इंसिडेंट्स, ये तो उनके ऑपरेशनल स्टैंडर्ड्स को बहुत बेहतर बताता है। बिल्कुल। इसके साथ ही फीमेल रिटर्न टू वर्क रेट 89.2% रहा है, जो किसी भी रिटेल कंपनी के सोशल स्ट्रक्चर के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव संकेत है। विमेन एम्पावरमेंट के एंगल से काफी स्ट्रांग है। लेकिन एक सेकेंड, इस ESG रिपोर्ट में एक ऐसी कमी है जो किसी भी पढ़ने वाले को हैरान कर सकती है। कौन सी कमी? एक तरफ आप कह रहे हैं कि इनपुट्स सस्टेनेबली सोर्स हो रहे हैं, पर दूसरी तरफ उनकी टोटल एनर्जी कंजम्पशन, जो कि लगभग 38,709 गीगाजूल्स है, वो पूरी की पूरी यानी 100% नॉन रिन्यूएबल स्रोतों से आती है। मतलब पूरा रिलायंस कोल या डीजल जैसे फॉसिल फ्यूल्स पर है? हाँ, इसके कारण 8,407 मेट्रिक टन्स का ग्रीन हाउस गैस इमिशन रिकॉर्ड हुआ है। ये एक अजीब विरोधाभास है ना। गहने बनाने का कच्चा माल तो चलो सस्टेनेबल है, पर उन्हें पिघलाने और बड़ी बड़ी दुकानों को चमकाने की जो बिजली है, वो पूरी तरह से डर्टी एनर्जी से आ रही है। आने वाले वक्त में उनके सस्टेनेबल होने के दावे पर ये एक दाग जैसा नहीं लगता आपको? इससे एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा होता है, क्या इन्वेस्टर्स ESG के एनवायरनमेंट वाले हिस्से को पूरी तरह से इग्नोर कर देंगे अगर गवर्नेंस और प्रॉफिट्स इतने स्ट्रांग हो? एग्जैक्टली। पैसा बन रहा है तो क्या एनवायरनमेंट भूल जाएंगे? जब कोई स्टॉक 96% की प्रॉफिट ग्रोथ दिखाता है ना, तो डोमेस्टिक मार्केट आमतौर पर इस कार्बन फुटप्रिंट को अनदेखा कर देता है शुरू में। पर जैसे जैसे ये कंपनी और बड़ी होगी और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी FIIs अपना पैसा इसमें लगाना चाहेंगे, तो ये 100% नॉन रिन्यूएबल एनर्जी का आंकड़ा उनके आगे रुकावट बनेगा। क्योंकि FIIs की ESG मैंडेट्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। बिल्कुल। लॉन्ग टर्म वैल्यूएशन को बनाए रखने के लिए थंगवेमिल को आने वाले वक्त में रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर या विंड की तरफ शिफ्ट होना ही पड़ेगा। तो अगर हम इस पूरी विस्तृत चर्चा को एक साथ समेटें, एक रीजनल प्लेयर ने अपने दायरे में रहते हुए पूरे देश में भागने के बजाय अपने इलाके को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया। उनका क्षेत्रीय फोकस, फ्रैंचाइज के बजाय अपने खुद के स्टोर्स चलाने का ओन्ड मॉडल, एक कड़े अनुशासन के साथ कैपिटल का इस्तेमाल और गोल्ड प्राइस के डर से बचने के लिए तगड़ी हेजिंग, और ये सब एक साथ बहुत रेयर दिखना। सही बात है। इन सब ने मिलकर थंगामाइल को एक आम रीजनल ब्रांड से एक स्टैंड आउट परफॉर्मर बना दिया है, जिसने टाइटन और कल्याण जैसे दिग्गजों के सामने भी अपनी एक अलग और हाईली प्रॉफिटेबल जगह बना ली है। ये मॉडल हमें सिखाता है कि बिजनेस विस्तार का मतलब सिर्फ ज्योग्राफी कवर करना या नए स्टेट में जाना नहीं होता। विस्तार का मतलब अपने हर एक स्टोर के ROCE को मैक्सिमाइज करना और कैश फ्लो को हमेशा पॉजिटिव रखना भी होता है। सही कहा। तो इस चर्चा का अंत हम एक नए, सोचने पर मजबूर करने वाले विचार के साथ करेंगे। जैसा कि हमने डेटा में देखा, सरकार द्वारा इंपोर्ट ड्यूटी को 15% करने के बाद एक्सचेंज सेल्स 25% से बढ़कर सीधा 50 से 60% हो गई हैं। हाँ, और ये ट्रेंड रुकने वाला नहीं लग रहा। यानी दुकानों में आधे से ज्यादा लोग अब नया सोना खरीदने के बजाय अपना पुराना सोना देकर नया आभूषण बनवा रहे हैं। ऐसे में सोचिए, क्या आने वाले वक्त में गोल्ड रिटेल ब्रांड्स का मुख्य काम नए सोने की खरीदारी और बिक्री रह जाएगा?
बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। या फिर अगर ये एक्सचेंज सेल्स कल को 80% तक पहुंच जाए, तो क्या इन ज्वेलरी ब्रांड्स को खुद को रिटेल कंपनीज की जगह डिजाइन एंड रिसाइकलिंग कंपनीज मानना शुरू कर देना चाहिए? वो सिर्फ पुराना सोना लेंगे, उसे पिघलाएंगे, बेहतर डिजाइन बनाएंगे और उसके मेकिंग चार्जेस लेंगे। जब कोई अगली बार किसी चमकते हुए बड़े ज्वेलरी शोरूम को देखता है, तो ये सोचना मजबूर कर देता है कि क्या वो सच में एक रिटेल दुकान है या एक बहुत ही हाई एंड प्रीमियम रिसाइकलिंग यूनिट। इस विचार के साथ इस विस्तृत चर्चा को यहीं विराम देते हैं।